become part second year from paper second फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं। आज हम वर्किंग कैपिटल टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बातचीत करेंगे। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं, कार्यशील पूंजी के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है कि पहला चिट्ठी के आधार पर और दूसरा समय के आधार पर। चिट्ठे के आधार पर जब कार्यशील पूंजी की बात की जाती है तो दो तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, एक शकल कार्यशील पूंजी और दूसरी है शुद्ध कार्यशील पूंजी। शकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। शकल कार्यशील पूंजी और दूसरी है शुद्ध कार्यशील पूंजी। जैसा हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि चिट्ठा जो बनाया जाता है उसमें जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के मद हम सम्मिलित करते हैं। उन मदों में जो विशेष रूप से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की मदें शामिल की जाती हैं, उनके बारे में कार्यशील पूंजी का आधार होता है। तो जो सकल कार्यशील पूंजी की बात हम करते हैं तो सकल कार्यशील पूंजी का तात्पर्य कि किसी भी बैलेंस शीट के जो करंट का भाग है अर्थात जो चालू पक्ष है उसको कार्यशील पूंजी माना गया है। ये अवधारणा है, ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारे पुराने जो एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के उनके या लेखकों की। ये अवधारणा मानी जाती है कि जो सकल कार्यशील पूंजी है वो उसका तात्पर्य है कि समस्त कार्यशील पूंजी वो मदें जो चालू दायित्व और चालू संपत्तियों के रूप में हम चिट्ठी में प्रदर्शित करते हैं उनको हम कार्यशील पूंजी मानते हैं, वो कार्यशील पूंजी का भाग है। इसी में दूसरी बात लिखी हमने शुद्ध कार्यशील पूंजी। उसमें कहा गया है कि सकल कार्यशील पूंजी थोड़ी ठीक से नहीं है, इसलिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का जो अंतर है वो वर्किंग कैपिटल होगी। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो अंतर होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम शुद्ध कार्यशील पूंजी के नाम से जानेंगे। अर्थात हमारी जो करंट की मदें हैं, करंट की मदों से तात्पर्य चालू संपत्तियों से है और चालू दायित्वों से है। तो चालू संपत्तियां चालू दायित्वों से कितनी ज़्यादा हैं वो जो राशि बचती है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे व्यावसायिक संस्थानों में करंट लायबिलिटीज को अगर भुगतान कर दिया जाए तो शेष जो राशि बचती है वो कार्यशील पूंजी के रूप में काम में ली जाती है। तो ये चिट्ठा बैलेंस शीट के आधार पर कार्यशील पूंजी का विभाजन हमने किया है। दूसरा हमने लिखा समय के आधार पर कार्यशील पूंजी किस प्रकार की और कितनी प्रकार की हो सकती है। तो समय के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी जो परमानेंट हमें चाहिए। जैसे किसी दुकान के संचालन करने के लिए आपको पता रहता है कि भी इतने सामान की आवश्यकता पड़ती है, इतने सामान जो है हमारा रोज़मर्रा में ख़रीदा जाता है, या इतना सामान हमारा वीक में ख़रीदा जाता है या महीने भर में ख़रीदा जाता है। और वो सामान जब बिक जाता है तो उसके पश्चात में पुनः सामान हम और मंगा लेते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो या वर्क इन प्रोग्रेस वाला हो। तो समय के आधार पे जब बात करते हैं तो पहला आता है स्थायी फिक्स वर्किंग कैपिटल, यानी इतनी पूंजी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, इतनी पूंजी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसायी और व्यापारी जो है वो अपना बिजनेस करता है और उसे 100 रुपये का सामान रोज़ खरीदना है, तो वर्किंग कैपिटल के रूप में 100 रुपये तो उसको परमानेंट चाहिए। ये मान के चलो कि उसके व्यवसाय को चलाने के लिए 100 रुपीज़ की आवश्यकता पर डे पड़ेगी, और अगर वो 100 रुपीज़ में से खर्च करता है इधर उधर तो उसे 100 की व्यवस्था पुनः करनी पड़ेगी, इसलिए इसकी आवश्यकता बनी रहती है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। अब परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो परिवर्तित होती रहती है, वो बदलती रहती है। वो कैसे बदलती रहती है? जैसे मान लीजिए एक दलहन और तिलहन वाला जो व्यक्ति है
जो ऑलसीज और ऑलसीज का काम करता है, जो ऑलसीज और ऑलसीज का काम करता है, वो व्यक्ति अपनी जो कार्यशील पूंजी है उस कार्यशील पूंजी को परमानेंट तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन परिवर्तनशील भी रखेगा। और वो परिवर्तनशील कैसे रखेगा? वो परिवर्तनशील इस तरह से रखेगा, जैसे मान लीजिए जो पल्सेस है या जो पल्सिक्स हैं वो एक निश्चित समय आते हैं। मार्च में फसल आएगी और अक्टूबर सितंबर में जो फसल आएगी वो तो फसलें आती हैं, कहीं कहीं 3 भी आती हैं। अब आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, कई बार तिलहन और दलहन जो है वो क्योंकि ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जब तैयार होकर के मार्केट में आती है उसी समय उसकी खरीदारी मैक्सिमम की जाती है। और ऐसा करते भी यही है, मिल वाले, फैक्ट्री वाले जो भी लोग ऐसा व्यवसाय करते हैं उनके लिए आवश्यक भी। इसी तरह से कॉटन का जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं जो परिवर्तनशील आपकी स्थायी पूंजी है वो तो फिक्स हो गई कि जो व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे परचून का व्यवसाय कर रहा है या दूसरा प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहा है, या मान लीजिए कोई दुकान चलाता है ग्रोसरी की, तो उसमें इतने रुपए हमेशा उसे परमानेंट रखने पड़ेंगे और इतनी साधन उसको रखने पड़ते हैं। तो उन साधन के आधार पे वो कह देता है कि मुझे इतनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, मेरी जो वर्किंग कैपिटल उसमें मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन परिवर्तनशील में क्या होता है कि अचानक उसे आवश्यकता पड़ती है, जैसे ही फसल आई बाजार में खरीदने के लिए उसे एक्स्ट्रा धन की आवश्यकता होती है, उस एक्स्ट्रा धन की व्यवस्था वो अपने विभिन्न प्रकार के सोर्सेस के माध्यम से करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील कहते हैं। और परिवर्तनशील में भी मौसमी होती है, जैसे 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको साधन की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ विशेष भी होती है जिसको विशेष कार्यशील पूंजी के नाम से भी हम जानते हैं। मौसम में जैसे मैंने बताया आपको फसल आती है उस समय आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और फसल खरीदने की कार्य पूरा हो जाता है तो उसका काम समाप्त हो जाता है, उस कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से विशेष कार्यशील पूंजी जैसे मान लीजिए कोई अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, या माल आना आगे आने वाले समय में माल आना मुश्किल हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक करने पड़ते हैं, या जो वस्तु आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उस वस्तु के आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है तो आप विशेष प्रकार से उसकी व्यवस्था करेंगे। ये सामान्य हमने इनका विभाजन किया है कार्यशील पूंजी का। परंतु होता क्या, वर्किंग कैपिटल में ये देखा जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात ये की जाती है कि कार्यशील पूंजी जो होती है तो ये मान के चला जाता है कि हमारा व्यवसाय जो है वो निर्बाध चलता है, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। परंतु मान लीजिए कार्यशील पूंजी पर्याप्त है, उससे भी अत्यधिक मात्रा में है, तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि वो कार्यशील पूंजी बेकार है, जिसका उपयोग हम अन्य कार्यों में नहीं कर सकते और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। और कार्यशील पूंजी का खामियाजा की या कार्यशील पूंजी की जो ज़्यादा होने के जो नुकसान है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। ज़्यादा नुकसान क्या होता है, उसका इंटरेस्ट लगता है, वो बेकार होती है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो कार्यशील पूंजी अपने आप में पर्याप्त है या अपर्याप्त है, ये बिजनेस के आधार पे या एक्सपीरियंस के आधार पे हम तय करते हैं, या व्यवसाय की प्रकृति के आधार पे हम तय करते हैं कि इसको कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, कैसा व्यवसाय है, किस तरह की वो कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ ज़्यादा नियमित खरीदारी होती है वहाँ कार्यशील पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और जहाँ खरीदारी की प्रतिशत कम है तो उसमें हम कम कार्यशील पूंजी से भी काम चलाते हैं। परंतु कार्यशील पूंजी को निर्धारण करने के लिए कई घटक हमें देखने को मिलते हैं। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, उसमें तकनीकी कौन से काम में ली गई है, उसके परिचालन चक्र की लंबाई कितनी है, उस संस्था की क्रेडिट कैसी है, उसको उधार कितना मिलता है, क्योंकि कार्यशील पूंजी का सीधा सीधा संबंध है रोकड़ से, और रोकड़ का मतलब जो माल आप खरीदते हो उसको चुकाने की बात है। तो जितना उधार मिलेगा उतनी स्थिति आपकी सुदृढ़ मानी जाएगी। तो उधार कितना मिलता है आपको, आपकी साख कैसी है,
आपके व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, आपको कितने समय तक लोग उधार देते हैं, व्यवसाय और बिजनेस में कितने फ्लक्चुएशंस आते हैं, यानी उतार चढ़ाव कितने आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजी तय की जाती है कि कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता इस व्यवसायिक संस्थान को होगी।